हम्म, हम लोग कल लेविस एसिड के एग्जांपल लिए हुए थे। तो उसमें शायद मैंने एक बात आपको बताई होगी कि उन सभी केमिकल स्पेसीज को लेविस एसिड कहा जा सकता है जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। और एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी हो, क्षमता हो, पावर हो, वो सभी कहलाते हैं लेविस एसिड। तो जो आपने एग्जांपल मेंशन किया हुआ उसके नीचे हाईलाइट करके लिखिएगा, those chemical species which have empty orbital to accept, which has empty orbital to accept a pair of electron called Lewis acid। ये एम्पटी ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे तो आप आराम से ये बता सकते हो कि वो लेविस एसिड होगा। अब एक बात मैंने कल आपको बताया था, शायद एक जनरल बात याद करने का तरीका बताया था कि जितने भी मेटल आयन हो, कोई भी मेटल आयन हो, आपका वो एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का हो, कोई भी मेटल आयन यदि प्रेजेंट होगा तो आप सीधे बोलो कि वो कैसा बिहेव करेगा, लेविस एसिड का बिहेवियर करेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आप यूज करोगे, लेविस बेसिस। लेविस बेसिस, ठीक है, लेविस बेसिस ये आपका दूसरा केस बनेगा। लेविस बेसिस द chemical species, the chemical species which can donate, which can donate इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखिए इसके पहले वाले में क्या था, विच कैन एक्सेप्ट, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ क्या हो रहा है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लेविस बेसिस। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, कोई भी नेगेटिव आयन मिल जाए आपको, कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला आयन मिल जाए, आप सीधे बोलो उसके पास वो कौन सा बिहेवियर करेगा, लेविस बेस का करेगा। कोई न्यूट्रल अगर है उसके पास लोन पेयर है, न्यूट्रल कोई है उसके पास अगर लोन पेयर है तो भी वो लेविस बेस का बिहेव करेगा। तो लेविस एसिड और लेविस बेस का डिफरेंस क्या हो गया, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है और उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है कौन, लेविस बेस। तो इसमें मैंने बोला कोई भी नेगेटिव आयन, तो अब आप इसका एग्जांपल सेट करिए, यहां से स्टार्ट करिए, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, ओ एच माइनस, एन एच टू माइनस, इसके बाद एन ओ टू माइनस, एन ओ थ्री माइनस, सी एन माइनस, सी ओ थ्री डबल माइनस, बी ओ थ्री ट्रिपल माइनस, एस ओ फोर डबल माइनस, पी ओ फोर ट्रिपल माइनस, एस सी एन माइनस, एन सी एस माइनस,
CH3COO माइनस CH3 माइनस, और उसके बाद C2O4 डबल माइनस। ये जितने देखो, जितना मैंने रखा सब नेगेटिव वाले हैं, ये सभी नेगेटिवली चार्ज हैं। और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे, वन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू वन पेयर। तो वन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा बात, वन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू वन पेयर। तो वन नेगेटिव चार्ज अगर लगा हुआ तो उसे आप एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसीडर करोगे। उसके बाद न्यूट्रल में देखें, न्यूट्रल में आपका H2O, इसके पास लोन पेयर होता है। NH3, इसके पास लोन पेयर होता है। ROH मतलब अल्कोहल, इसके पास लोन पेयर होता है। RSH थायो अल्कोहल, इसके पास लोन पेयर होता है। RNH2 अमीन, इसके पास लोन पेयर है। R2NH, इसके पास लोन पेयर है। R3N, इसके पास लोन पेयर है। उसके बाद R2O ईथर है, इसके पास लोन पेयर। R2S थायो ईथर, इसके पास लोन पेयर। ये जितने रखे गए हैं ये सब न्यूट्रल वाले हैं और सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एक पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि ये आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद एक है CH2NH2, CH2NH2, ये इसका नाम है एथाइलिन डाइअमाइन। एथाइलिन डाइअमाइन, ये इसका नाम है। और इसमें आप देख रहे हैं कि NH2 है और इसके पास लोन पेयर है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करेगा। तो ऊपर वाले जितने हैं सब नेगेटिवली चार्ज हैं और इधर वाले सब आपके ये न्यूट्रल हैं। ये जितने हैं सब न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल लेविस बेसिस, न्यूट्रल लेविस बेसिस। न्यूट्रल लेविस बेसिस। आप लोग एक छोटा सा टॉपिक शायद याद हो, अगर थोड़ा बहुत आपने कायदे से पढ़ा होगा। एसिड और बेस का अगर आपस में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? चलो नहीं याद है, मैं बता रहा हूँ। न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हिंदी मीडियम में जो पढ़े होंगे उसे उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण। तो चलिए, अब आप एक हेडिंग बना लें। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को शॉर्ट में यहाँ पर ये लिखिएगा, द
रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस is called the reaction between acid and base is called neutralization. Neutralization. The reaction between acid and base is called न्यूट्रलाइजेशन। ये शॉर्ट डेफिनेशन मैंने बताया है क्योंकि अरेनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग आपको देखने के लिए मिलेगा, लेविस वाले में कॉन्सेप्ट आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है? लेविस पर बेस्ड है। ध्यान रखेंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है लेविस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें अरेनियस का कॉन्सेप्ट, इसमें ब्रांच से लोरी का कॉन्सेप्ट, ये सब अप्लाई नहीं होता। पूरे कोऑर्डिनेशन में आपको क्या पढ़ना है? लेविस कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं वो लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच रिएक्शन से बनते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग इस चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन को किसके लिए लेंगे? रिएक्शन बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस। तो यहाँ पर जरा एक इसके लिए आप देखें एग्जांपल, हमने ये लिया BF3, हमने लिया BF3 और BF3 आपका बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है। और बोरान ट्राइफ्लोराइड में इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NH3 से। NH3 के पास एक लोन पेयर है और BF3, BCl3, BBr3, BI3, इन चारों में आप सब लोग ये ध्यान देना कि बोरान के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। फिर सुन लें, बोरान का कोई भी कंपाउंड हो, बोरान अगर उसमें ट्राई वैलेंसी शो कर रहा हो तो याद रखना है कि बोरान के पास क्या होता है? एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और उसी एम्प्टी ऑर्बिटल के प्रेजेंट होने के कारण ये क्या कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का बिहेव करेगा, अर्थात यह लेविस एसिड का बिहेवियर करेगा। तो अब आप थोड़ा सा आपके मन में चल रहा होगा BF3 में कैसे एम्प्टी ऑर्बिटल है। इसके लिए आप यहाँ पर जरा देखें, इसको प्रूव कर लिया जाए। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 3 करते हो, और इसका अगर SPDF की बात करते हो तो 1s 2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। देख लीजिए आप, कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया 0। यहाँ पर आपका ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 5 हुआ कि नहीं? अब उसके बाद देखिए इसको बॉक्स में ले आइए, ये 1s है, ये कंप्लीट है, इसका कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पर आपका ये वैलेंस सेल आपका 2s है, यानी 2, तो 2s में और 2p में ये हमारा हो गया 2px 2py 2pz, और ये हो गया 2s। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। BF3 में आप ध्यान रखिएगा, जो ये कॉन्फ़िगरेशन किया गया है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ग्राउंड स्टेट। अब उसके बाद अगर इसको एक्साइड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्साइड करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यस का कहाँ चला जाएगा? वो P में जाएगा। अब इसके पास कितने अनपेयर हो गए? 3 अनपेयर हो गए, और कितने F हैं? 3F है। ये तीनों F इस तीन के साथ बॉन्डिंग कर ले जाएंगे, और यहाँ पाया जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अब जरा देखो, बॉन्डिंग के बाद यहाँ पर ये ऑर्बिटल कैसा है? एम्प्टी ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है। इसी ऑर्बिटल के एम्प्टी होने के कारण BF3 हमेशा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। दैट्स व्हाई BF3 बिहेव एज लेविस एसिड, ठीक है। तो अब आपके पास जो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कोई भी आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर लो, उसके बॉन्डिंग के लिए ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की बात आप कर लो, और उसके बाद बॉन्डिंग के बाद आप देखिए क्या उसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो बेहिचक आप बोलो कि वह लेविस एसिड का बिहेवियर कर सकता है। तो अब ये BF3 लेविस एसिड, BF3 इज लेविस एसिड, और NH3 इज लेविस बेस, क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये N क्या करेगा? अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ B के साथ बॉन्डिंग करेगा। अब यहाँ पर आपके पास ये F लगा है, F लगा है, F लगा है, और यहाँ पर H है, H है और H है। अब जो ये बॉन्डिंग हुआ, आपको याद होगा शायद, जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कोई भी आइटम दूसरे आइटम को रिप्रेजेंट करता है, देता है, तो हम उसको एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और एरो का जो हेड है वो बताता है कि ये एक्सेप्टर है, और जो टेल है बताता है कि ये डोनर है। यानी यहाँ पर ये कैसा बिहेव किया, डोनर का बिहेव किया, ये कैसा बिहेव किया, एक्सेप्टर का बिहेव किया। अब यहाँ पर ये जो बना हुआ बॉन्ड है, यही बॉन्ड कहलाता है कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, बोलेंगे कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल हो गया, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम आप दे सकते हो। ये कोऑर्डिनेशन बनने का तरीका आपके पास आया, एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि लेविस एसिड का रिएक्शन जब भी आप लेविस बेस के साथ कराओगे तो बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। और इसमें मैंने ऊपर लिखा क्या, न्यूट्रलाइजेशन। इसमें किसके किसके बीच रिएक्शन, एसिड और बेस के बीच रिएक्शन। ये कैसा है, ये कैसा है, दोनों के बीच रिएक्शन हुआ। और दोनों के बीच जब रिएक्शन होगा तो हम उस बने हुए प्रोडक्ट को कहेंगे साल्ट, वो कहलाएगा प्रोडक्ट आपका साल्ट। अब ये बना आपका क्या, एक साल्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इस साल्ट को नाम देते कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब याद करें आपकी मेन हेडिंग क्या लिया गया था, जहां से हम लेविस एसिड और लेविस बेस को स्टार्ट किया था, कॉम्प्लेक्स साल्ट लिया गया था। कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में आपको ही बताया गया था कि ऐसे साल्ट जो अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट एज वेल एज वाटर में रिटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, स्टेबल रहते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो हाउ द कॉम्प्लेक्स साल्ट फॉर्म, तो आपका जवाब होगा व्हेन लेविस एसिड एंड लेविस बेस रिएक्ट देन दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स साल्ट, एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट सेड टू बी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमारा हो गया लेविस एसिड हो गया, ये हमारा हो गया लेविस बेस। और ये अब इसको नाम दे सकते हो क्या, कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। नोट कर लें रिएक्शन को। तो बोरान के पास एम्पोटिव ऑर्बिटल कैसे आया, ये क्लियर हो गया। तो बोरान का कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर ट्राई वैलेंसी में हो तो सीधे बोलो कि बोरान कैसा बिहेव करेगा, लेविस एसिड का बिहेव करेगा। और वो किसी भी लेविस बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को क्या नाम दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसमें डोनर कौन हुआ, डोनर कौन हुआ, NH3, एक्सेप्टर BF3। डोनर हमेशा बेस, एक्सेप्टर हमेशा एसिड। डोनर हमेशा लेविस बेस, एक्सेप्टर हमेशा लेविस एसिड। हो गया जी, कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, लेविस एसिड और लेविस बेस चाहिए। अब यह एक नाम अभी आगे मिलेगा डिटेल में, एक नाम अभी याद कर लो। जितने भी लेविस बेस होते हैं, ऑल द लेविस बेसेस, दे आर कॉल्ड लिगैंड, दे आर कॉल्ड लिगैंड। उन्हीं को लिगैंड नाम देते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स को लिगेंड नाम दिया जाता है। ये लिगेंड का क्लासिफिकेशन डिटेलिंग हम लोग आगे करेंगे अभी। तो अब ये रहा कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन, जिसे हम नाम दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद उसी में आइए एक और हेडिंग बनाइए,
कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। अब आप ध्यान रखिएगा, आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट, आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट is called complex ion. Ion of complex salt, the ion of complex salt is called complex ion. Ion of complex salt is called complex ion. Complex ion. कॉम्प्लेक्स साल्ट का आयन वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन। फॉर एग्जाम्पल CO NH3 टेकन 6 Cl3, ये आपका एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड जैसे ही पानी में जाएगा CO NH3 का 6 3Cl माइनस, 3 नेगेटिव निकला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ पर जरा ध्यान दो, इसको थोड़ा सा इसको ले आओ। अमोनिया के बारे में आपको मैंने बताया कि कैसा बिहेव करेगा वो, लेविस बेस का, और मेटल कोई भी हो वह लेविस एसिड का बिहेव करेगा। यहाँ ये कौन है, ये कौन है, तो क्या ये साल्ट है कि नहीं, ठीक। और ये कौन सा साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कोई भी चार्ज, व्हाटएवर चार्ज, चार्ज है कि नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप, कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट का आयनिक स्पेसीज, कॉम्प्लेक्स साल्ट का आयनिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। तो अब इसको ऐसे दिखाएंगे आप, CO, ये 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 ये, यहां पर हमने लिखा NH3, ये लिखा NH3, ये लिखा NH3, यहां भी लिखा NH3, यहां भी लिखा NH3, यहां भी लिखा NH3, लगाया बड़ा ब्रैकेट, और यहां पर क्या लिखा, 3 पॉजिटिव, और यहां देखिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 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 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो आप, अब यहां पर ये अमोनिया का बिहेवियर कैसा हो गया, डोनर, बोलो भाई। और CO का बिहेवियर कैसा हो गया, एक्सेप्टर। तो CO क्या हुआ, लेविस, NH3 क्या हुआ, ये पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, और चार्ज क्या लगा हुआ है, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बहुत सिंपल वे में, हियर NH3 मॉलिक्यूल और डोनर, एंड CO पर ट्राई पॉजिटिव है, CO ट्राई पॉजिटिव इज एक्सेप्टर। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन भी है और कॉम्प्लेक्स साल्ट भी है, कॉम्प्लेक्स आयन भी है और कॉम्प्लेक्स साल्ट भी है। हो गया।
आइए एक क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स साल्ट कॉम्प्लेक्स आयन पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वो क्वेश्चन लिखिएगा। ऊपर इस पैटर्न पर क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं, पैटर्न का वही है। हाउ मेनी आयन्स आर, हाउ मेनी आयन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कंपाउंड Cr NH3 taken 6 Cl3 on dissolving in water. On dissolving in water, पानी में घोलने के बाद इस कंपाउंड के द्वारा कितना आयन बनाया जाता है। वो कंपाउंड है, उसको पानी में डिजॉल्व करेंगे, तो पानी में डिजॉल्व होने के बाद वो कितना आयन बनाएगा। तो आए जरा देखें इसका सॉल्यूशन। ये है Cr NH3 taken 6 Cl3, ये वाटर लगा दिया हमने यहाँ पर, यानी यू आर डिजॉल्विंग इन वाटर। अब होगा क्या, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसके बाहर के जितने लोग होंगे सब अलग हो जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर के जो लोग हैं वो आपस में जुड़े रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट एक्वस मीडियम में भी स्टेबल होते हैं और सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है यही आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है या कॉम्प्लेक्स आयन भी बनेगा। यहाँ देखें आप, इसको तोड़ें, Cr NH3 टेकन 6 और कितना Cl है, 3Cl माइनस निकल गया। इसका मतलब यहाँ 3 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कंपाउंड है ये, और कंपाउंड कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कंपाउंड न्यूट्रल होता है जी। यहाँ पर आपका कंपाउंड ये न्यूट्रल है। तो अब ऐसे में यहाँ देखिए, इसको क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स आयन बोलोगे ना। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, बताओ टोटल आयन कितने बने, टोटल आयन बताओ। 4 आयन बने। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन एक है और 3Cl माइनस है आपका, तो टोटल आयन हो गए 4। यानी कॉम्प्लेक्स आयन को हमेशा एक कंसीडर करोगे, वन आयन, कॉम्प्लेक्स आयन को हमेशा वन आयन कंसीडर करोगे। कॉम्प्लेक्स आयन इक्वल टू वन आयन, और यहाँ क्या हो गया, 3 आयन। टोटल आयन इज इक्वल टू 4। हो गया, चल भाई अब आगे। ये कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर।
स्फीयर मतलब क्या होता है? स्फीयर मतलब गोला। कि हाँ गोल, देखो अंग्रेजी एक ऐसी चीज है ना कि जहाँ पर अलग अलग जगहों पर उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। यहाँ स्फीयर का मतलब होता है स्पेस या एरिया, क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये स्फीयर का मीनिंग यहाँ रहेगा कि एक एरिया डिफाइन करिए, एक क्षेत्र डिफाइन करिए। ठीक, आपको स्फीयर गोला नहीं डिफाइन करना है, एक आपको स्पेस या एरिया डिफाइन करना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, इसमें कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। एक हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर। अभी अपने कॉपी में देखो आप, कॉम्प्लेक्स आयन वाला जो एग्जांपल लिखे हो, जहाँ कॉम्प्लेक्स आयन लिखे हो आप, लिखे हो ना कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन जब आप कोबाल्ट और अमोनिया को रिप्रेजेंट किया है, तो दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। अरे एरो लगा दिया तो क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया वो। ठीक, उसको आपने क्या किया? बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हाँ, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब खेल शब्दों का आ गया। मीनिंग आपके सामने रखा हुआ है, स्ट्रक्चर आपके सामने रखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बताता है। वह एरिया जिसमें मेटल और लिगैंड एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा अटैच हो। यानी कुल मिलाकर के अगर हम एज्यूम करें स्पेस में, तो उतना स्पेस किसमें? वह स्पेस जिसमें, बोलो, मेटल, या ऐसे कह दो, ऐसे कह दो, लेविस एसिड और लेविस बेस एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऑन द कॉपी ये मत सोचना कि वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो ब्रैकेट बनाकर अपने से बैठे हुए, नहीं। वो ब्रैकेट बना करके वो हम लोग कॉपी पर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। वो रिप्रेजेंट करना है हमको, तो हम कॉपी पर उसे क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट अर्थात बड़े वाले ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये भैया वही जो ब्रैकेट आपने कॉपी पर ड्रा कर दिया, उसके लेफ्ट और राइट जो भी स्पेस बचा हुआ है, जितने भी आपने ड्रा किया, उसके लेफ्ट और राइट में जो भी स्पेस बचा, उसका नाम ये है आयोनाइजेशन स्फीयर। समझ गया? यानी अब आप कितना बड़ा ब्रैकेट अपने कॉपी पर बना लो, जितना बड़ा ब्रैकेट बना दिया, उतना को छोड़कर शेष क्या हो गया? आयोनाइजेशन हो गया। और वो बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। तो कैसे लिखा जाए सेंटेंस? द स्पेस, द स्पेस इन विच लेविस एसिड एंड लेविस बेस, लेविस एसिड एंड लेविस बेस आर linked through coordinate bond, linked through coordinate bond called बोलना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये डिनोटेड बाई बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, बोलो। द स्पेस, पैराफ्रेज, द स्पेस आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन sphere, the space outside the coordination sphere is called ionization, ionization sphere। तो अब
यह और एक हाइपोथेटिकल एरिया डिफाइन कर लो, ये एक तरफ, किसी तरफ आप फ्री हो। अब बताओ इसको क्या कहोगे। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। अब ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने लोग रहेंगे वो चाहे सॉलिड में रहे या पानी में रहे, वो डिटैच नहीं होंगे, इसलिए कहते हैं नॉन आयोनाइजेबल। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन रहेगा? नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। और आयोनाइजेशन स्फीयर में इसका उल्टा, आयोनाइजेबल पार्ट, अर्थात आयोनाइजेशन स्फीयर में जो लोग भी रहेंगे पानी में जाने के बाद वो कॉम्प्लेक्स आयन से अलग हो जाएंगे। तो आप यहाँ सेंटेंस बना सकते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट व्हाइल, वो नाम से ही क्लियर है, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर कंटेन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कंपाउंड, पार्ट ऑफ कंपाउंड, पार्ट ऑफ कंपाउंड। तो ये CO NH3 का 6, क्या लिखे थे अभी आप? Cl3। बताओ इसमें पानी में जाने के बाद कौन अलग होगा? केवल Cl अलग हो जाएगा। तो ये हमारा आयोनाइजेबल पार्ट, और ये हमारा नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, आयोनाइजेबल पार्ट और नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। तो कुल मिलाकर के जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात आ जाए सीधे बोल दो क्या, नॉन आयोनाइजेबल उसमें जितने लोग रहेंगे वो सब सॉलिड में भी रहेंगे और वाटर में जाने के बाद भी रहेंगे, इसलिए कहा जाता है नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। और जो बाहर बैठे हुए, चाहे लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में लिखो, जो बाहर बैठे हुए हैं वो सब वाटर में आने के बाद तुरंत क्या होंगे? डिटैच हो जाएंगे, और वो कहलाएगा आपका आयोनाइजेबल पार्ट। ठीक है जी। इस एग्जाम्पल में भी वही बात है, दूसरे एग्जाम्पल में ये भी रख लो अपने पास। एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे, अभी अभी तो आपका शुरुआत है, ये एग्जाम्पल तो बहुत मिलेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे कम से कम मिनिमम 100 तो मिल ही जाएंगे आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए।